जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत सही तरीके से सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। ये हमारा एपिसोड 14 है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, 125वां प्रश्न है, क्योंकि 124 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। 125वां प्रश्न है, नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक मिशन जो था वो कब स्थापित हुआ था। वो कब स्थापित हुआ था मिशन? वो हुआ था 1988 में। ये आपको याद रखना है। उस 1988 में जब ये राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन है, उसका उसके बारे में चर्चा हुई। उसकी वो बात सामने आई कि जो एडल्ट इलिटरेट हैं उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। तो इसका जो उद्देश्य था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट एम्स एट इम्पार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी टू एडल्ट नॉन लिटरेट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 35। तो 15 से 35 की उम्र में जो वयस्क लोग थे, जो लिटरेट नहीं थे, उनको कार्यात्मक शिक्षा देना, कार्यात्मक ज्ञान यानी कि फंक्शनल लिटरेसी देना, कि वो थोड़ा बहुत अपना काम काज कर सकें, वो इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये 1988 में लॉन्च हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है और आप सबको पता होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये किताब किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखी थी? 1942 से 1946 के बीच में, जब ये अहमदनगर जेल में थे। ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय ये अहमदनगर जेल में थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विज्जिका ने, विज्जिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो विज्जिका या विजय भट्टारिका, ठीक है ना, एक रानी थी कर्नाट की। कर्नाट राज्य की स्थापना असम वगैरह की साइड हुई थी, सॉरी बिहार की साइड हुई थी, तो कर्नाटक की राजधानी रानी थी। तो इसमें पाटलिपुत्र के राजकुमार कल्याण वर्मन, पाटलिपुत्र यानी कि जो आधुनिक पटना है, उसके राजकुमार कल्याण वर्मन का जीवन वर्णन है। ठीक है। जो कॉमेडी होता है ना, कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब होता है हमारा कार्तिक मास की पूर्णिमा को कॉमेडी कहते हैं। तो ये कॉमेडी महोत्सव, ये महोत्सव भी मनाया जाता था, और एक नाटक लिखा गया था। ये एक नाटक था। ठीक है, पुस्तक क्या थी? ये नाटक थी। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित एक फैक्ट है, अब आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, 11वीं सदी के अंत में जब पाल शासक कमजोर हो चुके थे, तब उसी समय भारत पर तुर्क आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। भारत पर तुर्क आक्रमण दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में महमूद गजनवी तथा द्वितीय चरण में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। इस समय बिहार पर पाल शासक रामपाल का शासन था। रामपाल के समय ही गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। तो ये आपको याद रखना है। इस वंश का संस्थापक नान्य देव था। कभी कभी आ जाता है परीक्षा में, ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम थोड़े नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, ये किताबों में भी नहीं मिलते हैं, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको, इससे संबंधित तथ्य को आपके सामने पेश कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का संस्कृत में अनुवाद किसने, माफ़ कीजिएगा, महाभारत, प्रश्न आया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। प्रश्न ये आया होता। तो मैंने, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी जहाँ पर भी व्याख्या होगी वहाँ पर हम व्याख्या भी देंगे, और अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन भी करेंगे। तो प्रश्न आया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद का कब किया गया, किसने किया, और एक आया था कि तमिल में अनुवाद किसने किया। दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अब क्या करना है आपको, मैंने सारे अनुवाद लिख दिए जितने हो सकते थे। तो महाभारत संस्कृत में किसने लिखी? ये तो लिखी थी आपके जो वेद व्यास जी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आता है, वो आता है कि इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया। तो अंग्रेज़ी में किया था किसरी मोहन गांगुली ने। ठीक है, इसको, इनको किसरी के कासरी ऐसा कुछ नाम है इनका, किसरी मोहन गांगुली, इन्होंने इसका किया था अंग्रेजी में। हिंदी तो ऐसा मिला नहीं कुछ। उसके बाद बचा तेलुगु में। तेलुगु में तीन लोगों ने किया था, नरन्या, टिक्काना और श्री ये प्रगदा। ठीक है, तमिल में किया था पेरुंडेवार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तमिल में इन्होंने ही अनुवाद किया था। उसके बाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, बदायूं में चले गए थे तो इनका नाम फिर बदायूनी पड़ गया था। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, फारसी वाला और आपका ये अंग्रेज़ी वाला। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फारसी वाला और तमिल वाला परीक्षा में आया हुआ है। अंग्रेज़ी वाला भी मैंने किसी एग्ज़ाम में अभी देखा नहीं, लेकिन हो सकता है पूछा गया हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ से एक और तथ्य आता है, जो ये आपके ये अकबर के दरबारी विद्वान थे ना, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसने, अकबर ने क्या किया, अकबर को बहुत रुचि थी इन चीज़ों में, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद कराया, जिसमें से आपका महाभारत है, रामायण है, तो रामायण का अनुवाद भी किया। तो ये प्रश्न ये भी एग्जाम में आया हुआ है
मैंने ये एरो बना रखा है, इसका मतलब है अकबर रामायण का फ़ारसी में अनुवाद भी अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ठीक है, तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद होना है। अब आपको यहाँ से एक प्रश्न और दिमाग में रिवाइज करना है खुद, या रिकॉल करना है कि जो ओजोन होती है ना, ओजोन, वो पर्यावरण की, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा, तो उसकी किस परत में पाई जाती है, कौन सी परत में, कौन सी लेयर में ओजोन पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में कि ट्रोपोस्फेयर में कि थर्मोस्फेयर में? ये आपको खुद से रिकॉल करना है और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिएगा, क्योंकि आपको ना जब जब आप चीज़ों को मनन करते हैं, याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपके दिमाग में वो न्यूरॉन्स के पाथवेज वापस एक्टिवेट होते हैं जो ठंडे पड़े हुए हैं, तो उससे दिमाग की क्षमता बहुत तेज होती है। ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जैसे आप चाकू की धार को बनाते हैं वैसे ही। तो ये आप करिए इस चीज़ को, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस चीज़ को रिकॉल करिए तुरंत। ओजोन दिवस, ओजोन को रिकॉल करिए, कहाँ पर, कब, कौन सी लेयर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह, अगला प्रश्न कह लो या फैक्ट कह लो। गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित श्री हुजूर साहिब में अपने प्राणों का त्याग किया। ये पूछते हैं उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कब किया, ये शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस जो है ये 7 अक्टूबर 1708 में हुआ था। ये काम कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1708 में। ये 7 अक्टूबर 1708 में ऐसा हुआ था। तो इसलिए क्या कहते हैं, इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन हुआ क्या था? इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराष्ट्र के, कहाँ पर, महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में, वहाँ पर श्री हुजूर साहिब इनका वो था, तो उसमें इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? परीक्षा में ये पूछा गया था, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई। ये याद रखो, आपको देखना 15 जुलाई और 2015। ठीक है, तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद है कि 2022 तक जो हमारा ये साल चल रहा है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि इस समय 2022 चल रहा है और इसकी समीक्षा वगैरह की जाती है कि ये मिशन में क्या उपलब्धियाँ हुई। तो हालांकि इतना तो लक्ष्य भी नहीं हो पाया, तो 40 करोड़ लोगों को स्किल करना था, अलग अलग शैली में, अलग अलग हुनर में उनको स्किल करना था। ठीक है, उनको हुनर प्रदान करना था, तो उनको अलग अलग हुनर में उनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी आया हुआ है, कि इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर मौजूद है? बहुत लोग इसको गलती से ना, जैसे ये क्या करते हैं, ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे देते हैं, उत्तराखंड दे देते हैं, और क्या कहते हैं, दिल्ली दे देते हैं, ये जयपुर, इस टाइप की जगह दे देते हैं। तो आदमी कभी कभी कंफ्यूज रहता है, वो देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर है, फल फूल है, तो ये हिमाचल में, जम्मू में, उत्तराखंड में होते हैं, तो वहाँ लगा देता है। तो ये है आपका बेंगलोर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला तथ्य आपके सामने है कि नूह सिपेहर की रचना किसने की है? तो जो ये नूह सिपेहर है, इसकी रचना की है अमीर खुसरो ने। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, नूह सिपेहर में जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय की सामाजिक स्थिति, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय भारत जो था कैसा था, क्या सामाजिक स्थिति थी, उनका राज्य वगैरह कैसा था, इस चीज़ का वर्णन जो है ये नूह सिपेहर में किया है। ठीक है, ये, और ये लिखी किसने है? आपके अमीर खुसरो ने। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये अंतिम भी है, कि भारतीय विश्वविद्यालय, वीवी मतलब होता है विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में आया था या पारित हुआ था? तो ये था करजन के। ठीक है, करजन के शासनकाल में। ये एक दूसरी चीज़ क्या हुआ, क्या था कि जब ये करजन आया तो उस समय इसने प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार किए। इसने देखा कि यार शिक्षा का थोड़ा सा एक सही तरीके से उसका एक उस पर कोई ऐसी संस्था नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो उसको संचालित करे। तो इसने क्या किया, 1902 में एक आयोग गठन बनाया। उस वो आयोग की अध्यक्षता की थी सर थॉमस रैले ने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रैले कमीशन बोलते हैं। ठीक है, जो रैले आयोग था। अब आप ऐसे पढ़ोगे ना, तो आपको जैसे आपके सामने आयोग आएगा कि सैडलर आयोग, रैले आयोग, तो आपको याद रहेंगे वो।
तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, गठन किया इन्होंने, अध्यक्षता की सर थॉमस रैले ने। तो ये रैले आयोग कहा कहलाता है, रैले कमीशन कहलाता है। ठीक है, इसकी अनुशंसा पर, इसकी सिफारिश पर, इस रैले आयोग की सिफारिश पर 1902 में इसने सिफारिश दी। तो 1904 में क्या किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आज के प्रश्न थे। देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं से में ही पूछे गए हैं। अभी मैं अपने मन से या महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न नहीं डाल रहा हूँ, मैं केवल वो प्रश्न का संकलन आपको दे रहा हूँ जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब कौन कौन सी परीक्षा में, देखिए इसमें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जैसे आपके एसएससी हो गया, रेलवे की हो गई, राज्य स्तर की परीक्षाएं जैसे यूपी की हो गई, एमपी की हो गई, हिमाचल प्रदेश की हो गई, जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत जगह रिपीट हुए हैं अलग अलग तरह से, और आपके उत्तराखंड की परीक्षाएं, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की, तो ये सारी परीक्षाओं का संकलन है इसमें। इतने सारे क्वेश्चन है ना कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगा। बस इस श्रृंखला को आप लगातार फॉलो करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।